अब देखिए, विनोद जी और सिंह साहब दोनों लोगों ने तो इतना कुछ बोल दिया और इतना कंसाइज बोल दिया हम्म। कि उसके बाद अब हम लोगों के लिए तो सिर्फ अर्थशास्त्र ही बचता है डिस्कस करने के लिए। जी। पत्रकारिता के क्षेत्र में तो पता है आपको कि भाई यहाँ स्थिति जितनी भ्रामक है और जितना पतन हो चुका, जो हो रहा है और जो आगे होगा, उस पर तो आप भविष्य को लेके कोई चर्चा मत कीजिए। चुपचाप उसको देखिए, उसको अपने अपने पतन तक जाने ही दीजिए, क्योंकि वो अब रोके नहीं रुकने वाला है, वो एक ढलान पर है। तो वो स्वर्णिम युग जहाँ पराड़कर जी और माखनलाल चतुर्वेदी जी और वहां से जो शुरू हुआ पत्रकारिता का युग, अब वो यहाँ आके अरविंद जी और विनोद जी की तक के बाद जो है वो अब पत्रकारिता तो रह नहीं गई। अब तो वो है कि भाई जो चीजें चलानी है, जो खबर छपनी है, और उनका पूर्व निर्धारण हो जाता है। मैं चूंकि अब इस घटना पर और हनुमान चालीसा और इन इन विषयों पर नहीं बात करूंगा, मैं तो अर्थशास्त्र पर ही आज केंद्रित रहने वाला हूं। तो बिल्कुल देखिए, बिल्कुल बिल्कुल। विश्व में देखिए, जो हम लोग के यहाँ अर्थशास्त्र की शुरुआत है वो ये मानी गई है कि रावण के भाई जो कुबेर थे, वहां से जो है अर्थशास्त्र का प्रारंभ हुआ, जब उन्होंने लंका बसाई। लंका बसाई और लंका बसा के उन्होंने जब उसको स्वर्ण मंडित किया, तो उन्होंने बताया कि स्वर्ण कितना बहुमूल्य है। उससे पहले सबको ये पता था कि ये एक धातु है, ये पीतल जैसी एक धातु है, और ये कभी खराब नहीं होती है, इसको लगा दो ये बहुत चमकती रहती है। लेकिन हम्म। उन्होंने उसका मूल्यबोध कराया। उसके बाद हम्म। उन्होंने रत्न इत्यादि जो चीजें थी उसका, उससे पहले तक भारत में व्यापार विपणन की जो प्रक्रिया थी वो बाल्टर सिस्टम था। मतलब आपसे हम अनाज लेंगे, हम आपको अनाज के बदले मसाला दे देंगे। नमक आप लाए हैं तो हम आपको उसके बदले, मतलब ये एक व्यापार का जो विनिमय था वो इस हम्म। तरीके का था जी। कि चीजों के बदले चीजें ली और दी जाती थी। पण हम्म। मुद्रा और मूल्यांकन इन चीजों का जो है वो था नहीं। जब वो समय आया तो उससे प्रारंभ हुआ। उसके बाद हमारे यहाँ जब गुप्त काल में आए तो अर्थशास्त्री हुए चाणक्य, हम्म। विष्णुगुप्त, जहां पर जिन्होंने जो है अर्थशास्त्र लिखा वास्तव में। अब उसके बाद के पीरियड में और मुगल कालीन शासन के बाद, ब्रिटिश पीरियड के बाद, अब कोई अर्थशास्त्री तो है नहीं। हम्म। अब जो भी है वो इकोनॉमिस्ट हैं। और इकोनॉमिस्ट जो है वो जानते हैं कि उनका इंटरेस्ट कहाँ है, और वो इंटरेस्ट की बात करते हैं, वो मूलधन की बात नहीं करते हैं। वो हम्म। ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और ब्याजानुब्याज, अब जिसको हम्म। आजकल कहा जाता है क्वांटम इंटरेस्ट, तो वो हम्म। क्वांटम इंटरेस्ट की बात करते हैं, न कि मूलधन और आपकी समृद्धि की। तो जी। अब आप आ गए हैं उस स्तर पर जहां आप अगर महंगाई को समझते हैं, तो आप ये समझ हम्म। लीजिए कि उसका दिशा निर्देश करने वाले और उसको निर्धारित करने वाले जो लोग हैं हम्म। वो क्वांटम इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। और आपको हम्म। वो पहले आसक्त बनाएंगे, अभिव्यक्त करेंगे, और उसके बाद आपको अवसादग्रस्त कर देंगे। हम्म। तीसरी चीज जो आज के समाज में है, वर्तमान परिस्थिति पर जिस पर बात कर रहे थे विनोद जी भी जो कह रहे थे और अरविंद जी भी जो कह रहे थे, वो जी। बिल्कुल सही है। लेकिन उसका एक दूसरा पक्ष ये भी है कि इसी अर्थशास्त्र में चाणक्य ने लिखा था, 6ठी शताब्दी में जब वो गुप्त पीरियड में थे, तो उन्होंने लिखा कि अवसाद, दुख, हताशा और निराशा, इन सब का निराकरण युद्ध है। तो जब भी जनता, शासन और तंत्र हताशा हम्म। की ओर, अवसाद की ओर और निराशा की ओर जाता है, उसको युद्ध में झोंक दीजिए। और इसका हम्म। आप प्रत्यक्ष उदाहरण देख लीजिए। अभी आप देख रहे हैं रूस यूक्रेन, उनको पता था कि उनकी इकोनॉमी ध्वस्त हो चुकी है, उनकी इकोनॉमी ध्वस्त हो रही है, होने वाली है आगे भविष्य में, वो लड़ाई लड़ ली है। आप अगला युद्ध भी आज की तारीख में नोट कर लीजिए। अगला युद्ध चीन को लड़ना है। अब वो हम्म। किस देश से लड़ता है और कहां लड़ता है ये तय नहीं है, लेकिन आप तय मानिए कि वो ताइवान या कुछ ऐसे देश या जहां कहीं भी जाके उनको लड़ना है, क्योंकि हम्म। उनकी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। हम्म।
पाकिस्तान और श्रीलंका बहुत खराब हालत में है, वो कुछ नहीं कर सकते। और ये भी तय समझ लीजिए कि भारत को भी एक युद्ध लड़ना है। अब वो कहाँ पे होता है, किस मोर्चे पर होता है, किस तरफ होता है और कैसे होता है, वो होना ही होना है। क्योंकि हम अर्थव्यवस्था के उस स्तर पर आ चुके हैं जहां से आगे हमारे लिए कोई रिकवरी नहीं है। हमारे लिए सीधी सी बात है कि हम अर्थव्यवस्था के इस स्तर पर आने के बाद अब वापस 3% पर नहीं जा सकते हैं, ये तो तय है। क्योंकि विश्व की अर्थव्यवस्था जिस भयावह स्तर पर है, वहां हमारे लिए कोई जगह नहीं है कि हम रिकवर कर जाएं। और उस परिस्थिति में युद्ध ही सबसे अच्छा विकल्प होता है, जहां पर आप या तो जनता को जनता से लड़ा दीजिए, गृह युद्ध करा दीजिए, या किसी बाहरी शक्ति से अपने ऊपर आक्रमण करा लीजिए और युद्ध करा दीजिए, उसका भय दिखा दीजिए। अभी जो कह रहे थे अरविंद जी कि हम लोग के गांव में एक वो होता था, एक पेड़ होता था जिस पर भूत रहता था और हम हनुमान चालीसा पढ़ते हुए वहां से जाते थे। तो हम लोग वो गांव का भूत जो है, पीपल गांव का, और गांव के पेड़ पर जो है वो सिर्फ भूत ही नहीं रहता था, वह काला बाबा भी रहता था, जिससे बच्चों को डराते थे। ए देखो डर जाओ नहीं तो काला बाबा आ जाएगा, ए चुप हो जाओ अगर रोने लगे तो बच्चों को काला बाबा आ जाएगा अभी काट लेगा। तो अब हम लोगों को भी वही स्थिति आ रही है, तैयार रही है। कुछ ही समय की बात है, बहुत ज्यादा समय नहीं है। बाबा हैं जो दिखाए जा रहे हैं, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, ये तो झुंझुना है। काला बाबा तो अभी आने वाला है, क्योंकि अभी तो देखिए श्रीलंका और पाकिस्तान की जो स्थिति भयावह होने वाली है, हो गई है और होने वाली है, जो मारकाट वहां मचेगी, उसके बाद काला बाबा हिंदुस्तान आएगा। और तब काला बाबा जब हिंदुस्तान आएगा तो उस समय संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।